जय हिंद विद्यार्थियों, वंदे मातरम। हम लोग सेल चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं सेल चैप्टर के बारे में, बहुत सारा घटक के बारे में मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रक से स्टार्ट करेंगे और यूकैरियोटी, प्रोकैरियोटी, ये सब कोशिकाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज सेल के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। ये सेल है और सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। और इसके बहुत सारे घटक हैं जिसकी जानकारी हम पिछले कक्षाओं में ले चुके हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, है ना। ये सारा चीज हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विशेषकर न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे और एनिमल सेल और प्लांट सेल के में डिफरेंस को देखेंगे, है ना। तो न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज किए थे। न्यूक्लियस को कोशिका का एक दिमाग बोला जाता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है पूरी कोशिकाओं में जितने भी घटक हैं सबको आदेश देने का काम न्यूक्लियस करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाना है तो उसका आदेश न्यूक्लियस दे रहा है। अगर गोल्गी बॉडी को ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसका आदेश कौन दे रहा है? न्यूक्लियस दे रहा है। ट्रांसफर तो वो करेगा लेकिन आदेश कौन दे रहा है? न्यूक्लियस। अगर इसमें सेंट्रोसोम को कोशिकीय विभाजन करना है तो इसी से कुछ मतलब ये इसको आदेश करेगा तो ही। अगर ये तंदुरुस्त है न्यूक्लियस, इसका दिमाग, तो ही ये बनाएगा, अन्यथा वो बनाना भी बंद कर देगा। लाइसोसोम इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कोशिकीय घटक काम नहीं करते हैं तो उसको बचाने का काम कौन कर देता है? लाइसोसोम कर देता है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो कोशिकाओं को बचाने की क्षमता रखता है ना। वैक्यूल्स के बारे में भी देखें, ये वाटर को स्टोर करके रखता है, एब्जॉर्ब करता है। न्यूक्लियस जो है वो कोशिका का एक ब्रेन है, इस तरह हम कह सकते हैं। इतने सारे काम को ये देखता है तो वो एक मालिक है, ब्रेन है ना। तो कोशिका को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे क्या करते हैं? कोशिका का दिमाग करते हैं। जैसे हम लोग पूरे बॉडी को नियंत्रण हमारा दिमाग ब्रेन करता है, उसी तरह से एक एक कोशिका का दिमाग ये न्यूक्लियस है। ये जो बना होता है इसमें 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। 80% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का काम समझ में आ गया, प्रोटीन से बना हुआ 80%। अब देखते हैं, पेड़ पौधों में एक लवक पाया जाता है ना, जिसको इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं। प्लास्टिड का हिंदी लवक होता है, और ये प्लास्टिड जो लवक है वो केवल और केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में। जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। और ये प्लास्टिड जो है वो 3 तरह के होते हैं। प्लास्टिड जैसे देखिए आप, क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट हो गया, दूसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट का काम है, ये हरित लवक है, इसका काम है भोजन का निर्माण करना। ये किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और तना में पाया जाता है। तना कहीं कहीं देखते हैं हरा है ना, उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं किस विधि के माध्यम से? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। लेकिन फोटोसिंथेसिस हम लोग बॉटनी में पढ़ेंगे, इसमें नहीं, है ना। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट का काम, ये अवर्णी लवक है, इसका कोई कलर नहीं, ये कलरलेस होता है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट का काम भोजन बनाना है और ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन को संग्रहित करना, स्टोर करके रखना। कभी कभी हम लोग देखते होंगे जड़ में गांठ हो जाती है, फूल जाता है, तो वो स्टोर करके रखता है। जड़ हो गया, फल हो गया, है ना, भोजन को क्या कर रहा है? स्टोर करके रखता है। कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह सब स्टोर करके रखता है, फल, जड़ और अन्य उसके जो अंग हैं उसमें। ये विदाउट कलर होता है, कलरलेस होता है, अवर्णी, मतलब इसमें कलर नहीं होता है।
तो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम? भोजन का निर्माण करना। और ल्यूकोप्लास्ट का काम भोजन को संग्रहित करना, स्टोर करके रखना। इसके बाद देखिए क्रोमोप्लास्ट, थोड़ा थोड़ा सा काम है। क्रोमो वर्ड जहां पे आया ये वर्णित होता है, मतलब इसमें ये रंग प्रदान करने का काम करता है क्रोमोप्लास्ट, है ना। ये पेड़ पौधों में रंग प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद इसमें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो रंग को प्रदान करते हैं? आप देख सकते हैं, जैसे आप देखते होंगे टमाटर का रंग लाल है, गाजर का रंग पीला है, फिर आप देखते हैं चुकंदर जो सलाद बनता है ना उसका रंग रेड होता है। आखिर इसका क्या रीजन है? तो उसमें एक तरह का लवक पाया जाता है और वही लवक क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे लाइकोपेज, लाइकोपेज एक लवक है, इसके कारण टमाटर लाल होता है, मिर्च भी रेड हो जाता है कभी कभी, है ना। कभी कभी नहीं, मतलब कि हरा होता है फिर वो रेड होता है। तो ये रेड होने का रीजन क्या है? लाइकोपेज के कारण ये रेड है। गाजर का रंग पीला है ना, पीला है, और एक गाजर और भी कलर का होता है, तो वो कलर को देने वाला कैरोटीन है। इसको आप याद रख सकते हैं। वैसे कैरोट का मतलब गाजर होता है, उसका रंग किसके कारण है? कैरोटीन के कारण। फिर है बीटानोन, है ना, चुकंदर जिसको बीट बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ये बीटानोन का रंग लाल है, ये क्यों है? सॉरी, बीटानोन के कारण चुकंदर का रंग क्या होता है? लाल है। फल में जो रंग आप देख रहे हैं, फल का रंग पीला होता है। आम देखिए, केला देखिए, ये पीला रंग किसके कारण होता है? तो जेंथोफिल के कारण। जेंथोफिल एक लवक है ना, क्रोमोप्लास्ट है, जिसके कारण उसका रंग क्या होता है? पीला होता है। इसके बाद आप देखिए आलू का रंग कभी कभी हरा हो जाता है, क्यों होता है? तो सोलेनिन के कारण। आलू का रंग और भी कलर का होता है, लेकिन वो पहले हरा होता है ना, तो वो सोलेनिन के कारण होता है। व्यक्ति काला हो जाता है, क्यों होता है? बहुत ज्यादा काला व्यक्ति है, उसमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है। जो व्यक्ति गोरा है उसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है। लेकिन रीजन है कि अगर कोई व्यक्ति गोरा है तो उसमें मेलानिन कम है, वो धूप को कम सह सकता है। जो व्यक्ति काला है, मेलानिन ज्यादा है, वो धूप सहन करने की क्षमता ज्यादा है। यूवी जो अल्ट्रावायलेट किरण होते हैं ना, उसको सहन करने की क्षमता उसमें ज्यादा होती है। चलिए, तो ये आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। न्यूक्लियस समझ गए, प्लास्टिड समझ गए, लवक, तीन तरह के लवक होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और ये क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा थोड़ा सा अंदर क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाने का काम। कोशिका भित्ति जो है वो पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों में। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। कोशिका झिल्ली दोनों में, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं, ठीक है। तो इतना सारा चीज समझ गए। अब देखिए कॉमन क्या है, जो हम बीच में लिखे हैं वो दोनों में कॉमन है। झिल्ली दोनों में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, की कोशिकाओं में पाया जाता है, और जंतु कोशिकाओं में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है हम पहले बता चुके हैं। एनर्जी प्रदान करना, इसी में क्रेब्स साइकिल चलता है ना, जिससे एनर्जी मिलता है। राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन निर्माण करना। देखो ATS, ये 805 नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ATS। क्या लिखा हुआ है? ATS। ATS का मतलब आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, ये जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये राइबोसोम दो तरह के होते हैं, है ना। राइबोसोम दो तरह के, एक होता है 70S और एक होता है 80S। लेकिन हम लोगों में अब जितने यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, मतलब जिनको जो बड़ी हम लोग जैसे जीव को जिनको हम आंखों से देख पा रहे हैं, वैसे जीव में ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है, और उसमें जो पाया जाता है वो 80S, मतलब 80 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का प्रोटीन बनता है, राइबोसोम पाया जाता है। क्योंकि बड़े जीवों में प्रोटीन ज्यादा बनने की आवश्यकता होती है, लेकिन वही बात करेंगे छोटे जीवों में तो प्रोटीन कम बनाना पड़ता है, इसलिए उसमें 70S का राइबोसोम पाया जाता है।
तो ये समझ में आ गया। राइबोसोम एटीएस का दोनों में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। गोल्जी बॉडी क्या काम है इसका? ऊर्जा को ट्रांसफर कर देना, है ना, ऊर्जा को ट्रांसफर कर देना काम है, तो ये दोनों में पाया जाता है। केंद्रक दोनों में होता है, न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम दोनों में होता है। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना, नई कोशिकाओं को बनाना, समझ रहे हैं? तो ये आपको समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, है ना। अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होती है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, और ये छोटे छोटे जीवों में बिल्कुल सूक्ष्म वायरस वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। और जितनी भी बड़ी कोशिकाएं हैं, बड़े जीव हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, है ना, इन सब में यूकैरियोटिक कोशिका, ये विकसित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इसमें अंतर देखते हैं। यूकैरियोटिक कैसे याद रखेंगे कि हम लोग क्या है, यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक, हम लोग यूकैरियोटिक ऐसे याद रखेंगे। यू 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 मतलब ऑल, सभी क्या, जितने को हम देख पा रहे हैं, नंगी आंखों से देख पा रहे हैं ना, वो सब में क्या पाया जाएगा? विकसित। कोरोना को नंगी आंख से देख पा रहे थे क्या? नहीं देख पा रहे, है कि नहीं? तो उसमें प्रोकैरियोट पाया जाता है, समझ आ रहा है? अब समझिए दोनों में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। तो ये कोशिकाओं का टाइप है, देखिए एक प्रोकैरियोटिक हो गया, एक यूकैरियोटिक हो गया। ये सेल का टाइप्स हो गया, प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक भी दो तरह से, एक प्लांट में और एक एनिमल में, ऐसे याद रखें। सेल का टाइप से। अब अंतर दोनों में क्या है, कुछ कॉमन भी क्या है देखिए। नो इनवायलप ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, लेकिन इनवायलप मतलब क्या होता है? इनवायलप जैसे कार्ड वगैरह बंद करते हैं, एक कवर बोल सकते हैं, है ना। तो इनके न्यूक्लियस में कवर नहीं पाया जाता है, लेकिन इनके न्यूक्लियस में कवर पाया जाता है। यहाँ जैसे न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस को, ये तो दिमाग है, इसको सुरक्षा चाहिए, इसके ऊपर से परत है, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। फिर यहाँ पे फ्लुएंजा दोनों में पाया जाता है, डीएनए दोनों में पाया जाता है, जीव द्रव्य दोनों में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ जीव द्रव्य की बात आया, तो श्वसन का जो क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया जीव द्रव्य में होती है, इनमें, किनमें? प्रोकैरियोट्स में। और हम लोगों में जो यूकैरियोट्स हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से क्रेब्स साइकिल चलता है, और वहां पे श्वसन की क्रिया होती है। उसके बाद 38 की ऊर्जा का निर्माण होता है, फिर हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है ना। अब यहाँ पे देखिए झिल्ली दोनों में पाया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में तो होती है ना, यूकैरियोट, पेड़ पौधे यूकैरियोट्स में आ गए। अब आप कहेंगे सर हम लोग में नहीं होता, तो यहाँ पे यूकैरियोट्स में दोनों आ रहे हैं, प्लांट भी और एनिमल भी आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। उसके बाद ये छोटे जो जीव हैं उनमें भी होता है, कुछ कुछ ऐसे पाए जाते हैं। अब इसमें जो राइबोसोम पाया जाएगा, राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, लेकिन इसमें 70S का, मतलब इसमें कम प्रोटीन की आवश्यकता है, और यूकैरियोट्स में 80S का, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसमें बहुत सारे घटकों का अभाव होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। जैसे आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में पाया जाता है, गोल्जी बॉडी यूकैरियोट्स में, इसमें नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम यूकैरियोट्स में पाया जाता है, फिर लाइसोसोम यूकैरियोट्स में पाया जाता है, और प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो अविकसित कोशिकाएं हैं, पूर्ण विकसित नहीं है, क्योंकि इतने सारे घटक हमारे यूकैरियोट्स में पाए जा रहे हैं, तो वो विकसित कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोग विशेष रूप से क्या देखें कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस के बाद देखिए प्लास्टिड क्या होता है पेड़ पौधों में, है ना, कि क्रोमोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इस सब के बारे में रंग कौन प्रदान करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग ये जो 3-4 टॉपिक बताया गया है आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। देखिए डीएनए जो पाया जाता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जीन पाया जाता है, वो क्या है इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, इतना देर पेशेंस के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।